वेलकम टू स्टडी आईक्यू। आई एम अमित वरीदी केलोर। तालिबान की स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है। अप्रॉक्सीमेटली इट विल एक्चुअली डोमिनेट द न्यूज साइकिल फॉर एटलीस्ट वन मोर मंथ। इस कॉन्टेक्स्ट में हम एक फेसेट डिस्कस करते हैं रिलेटेड टू द गल्फ नेशंस। स्पेसिफिकली हमारा जो फोकस रहेगा सऊदी अरेबिया पे। लास्ट टाइम जब तालिबान पावर में आया था 1996 में, सऊदी अरेबिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज इट। तीन ही कंट्री थे जिन्होंने तालिबान के रिजीम को 1996 में जब उन्होंने बिगिन किया तो सबसे पहले रिजाइन किया था। सऊदी अरेबिया वाज द फर्स्ट वन एंड द यूएई एंड द पाकिस्तान वर द अदर वन। तो इन सब ने इमीडिएटली रिजाइन कर दिया था। द क्वेश्चन इज दैट कि जब 2021 में 7 सितंबर में तालिबान ने नया इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान डिक्लेयर किया, तो अभी गल्फ नेशंस जो कि इन जनरल आइडियोलॉजिकली अपने आप को तालिबान के साथ सिमिलर समझते हैं, उन्होंने और सऊदी अरेबिया ने तालिबान को रिकॉग्नाइज क्यों नहीं किया है? इसका जो आंसर है इट प्रोबेबली लाइज इन दोज 20 ईयर्स। इन 20 सालों में जो मिडल ईस्ट के या फिर वेस्ट एशिया के जो जियो पॉलिटिक्स है दैट हैज स्पेसिफिकली चेंज्ड। और उन स्पेसिफिक चेंजेस में से हम 2-3 इंपॉर्टेंट चेंजेस को डिस्कस करते हैं। आज के जियो पॉलिटिक्स बदल चुके हैं। जो इंट्रा गल्फ रियल पॉलिटिक है वो इस समय अनएनानिमस गल्फ नहीं है रीजनल और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे। इस कहने का, इस सेंटेंस का मतलब यह है कि अगर आज से हम 20 साल पहले देखते थे, सो गल्फ यूज टू बी ए सिंगल ब्लॉक। उसकी जो रीजनल और इंटरनेशनल और आइडियोलॉजिकल एस्पिरेशंस थी वो सिमिलर थी सारे के सारे कंट्रीज की, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, इन सब की। लेकिन आज देयर आर सम फिशर्स, देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन देम। और इस्लाम द मेजर बाइंडिंग फोर्स ऑफ गल्फ इन देयर आइडियोलॉजी, इस समय उसके अंदर भी कुछ और प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ज्यादा आ चुका है। लेट्स सी, स्टार्टिंग विद द पॉइंट। अफगानिस्तान का जो टेक ओवर था तालिबान के द्वारा, इट वाज वेरी स्विफ्ट इंडीड। प्रोबेबली तालिबान को भी इतना इमेजिन नहीं था कि इतनी इजी से हो जाएगा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज उनको कह रही थी कि यस द पॉइंट इज बेसिकली जो है इट इज इनएविटेबल, होगा तो सही, बट प्रोबेबली जो अफगान फोर्सेस हैं दे विल बी एबल टू स्टॉप तालिबान फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। सो आई एम प्रीटी श्योर कि तालिबान मस्ट हैव सरप्राइज्ड देमसेल्व्स कि इतनी जल्दी हो जाएगा, इतनी आसानी से मिल जाएगा। वेल नेवरदलेस द कोलैप्स ऑफ द अफगानिस्तान एक्चुअली ओनली केम विद इन लाइक 5 डेज। मिड अगस्त, अराउंड 14 to 15 अगस्त में तालिबान अब काबुल में पहुंच चुका था। जो पुराने प्रेसिडेंट थे हामिद करजई, वो वहां से भाग चुके थे। एंड विद इन 3 वीक्स के पीरियड के अंदर अंदर तालिबान ने अपनी नई इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान को डिक्लेयर कर दिया फाइनली, और एक इंटरिम कैबिनेट भी बना दिया। दे हैव रीएस्टैब्लिश्ड व्हाट दे हैड लॉस्ट इन 2001 आफ्टर द इन्वेजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब इंटरनेशनल कम्युनिटी के जो रिएक्शंस हैं वो थोड़े से वेल डॉक्यूमेंटेड है, मतलब कि सबके सब अपने अपने स्पेसिस पे हैं। चाइना इज पॉजिटिव, रशिया इज ऑल्सो मेकिंग, ईरान भी बेसिकली पॉजिटिवली है, यूएसए का थोड़ा नेगेटिव है, इंडिया इज का वेट एंड वॉच है। बट इंटरेस्टिंगली इनफ जो मिडिल ईस्ट है यानी कि वेस्ट एशिया, मतलब हमारे लिए वेस्ट एशिया है, लेकिन जब यूएस करता है तो उसके लिए वो मिडिल ईस्ट पड़ जाता है। दो इसको एक्चुअली में अगर ज्योग्राफिकली सही टर्म बोला जाए तो द करेक्ट टर्म इज वेस्ट एशिया। मिडिल ईस्ट इसको इसलिए यूज किया जाता है बिकॉज यूएस अंडरस्टैंड्स इट एज अ मिडिल ईस्ट, हाउएवर दैट इज अ जियोग्राफिकली रॉन्ग टर्म। द करेक्ट टर्म इज वेस्ट एशिया। तो नेवरदलेस दोनों के दोनों लेजिटिमेट है, यूज करने के लिए दोनों किए जा सकते हैं। तो मिडिल ईस्ट या जो वेस्ट एशिया का एरिया है, स्पेसिफिकली जो गल्फ रीजन है, जो कि हिस्टोरिकली तालिबान को सपोर्ट करता था आइडियोलॉजिकली ड्यू टू द इस्लाम, ये अफगान क्राइसिस पे इस समय इंटरनली डिवाइडेड है। सऊदी अरेबिया ने अभी तक तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं किया, जबकि सबसे पिछले 20-25 साल पहले की बात करें तो सबसे पहले आगे दौड़ कर किया था। ये जो डिफरेंसेस हैं इन दोस 20 ईयर्स, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो है अरब स्प्रिंग का। व्हाई दिस जियोपॉलिटिक्स चेंज हैव टेकन? अरब स्प्रिंग इज वन ऑफ द रीजन। अरब स्प्रिंग 2010 के समय में 18 दिसंबर 2010 इज द स्पेसिफिक डेट, जिस दिन से एक ट्यूनीशिया के अंदर एंड देन दैट रेवोल्यूशन काइंड ऑफ ए थिंग रैन थ्रू द होल ऑफ द वेस्ट एशिया। एक सीरीज ऑफ पॉपुलर अपराइजिंग थी अगेंस्ट द ट्यूनीशिया के जो अबिदीन बेन अली थे, मुअम्मर गद्दाफी के अगेंस्ट, इजिप्ट के होस्नी मुबारक के अगेंस्ट, यमन के अली अब्दुल सलेह के अगेंस्ट। ये सारी की सारी इन देशों में पॉपुलर अपराइजिंग हुई थी, जिसकी वजह से ये सारे के सारे लीडर्स, इन सारे के सारे लीडर्स का रूल खत्म कर दिया गया था। इसके पीछे कई बार जो वेस्ट है, जैसे कि यूएस हो गया या यूरोपियन कंट्रीज के जो फोर्सेस थे, उन्होंने इसको टैसिटली कहीं ना कहीं पे सपोर्ट भी किया था एंड इन देयर ओन वेज उन्होंने इस चीज के अंदर इंटरवीन भी किया था। दिस स्पेसिफिक आइडिया
कि पूरा का पूरा जो अरब कंट्री था, जो कि एटलीस्ट 2000 में एक सिंगल ब्लॉक की तरह काम करता था, बट इस पॉपुलर अपराइजिंग की वजह से उसके अंदर कई सारे डिफरेंसेस आ गए। एंड मोर इंपॉर्टेंटली जो अरब कंट्रीज थे, दे रियलाइज्ड कि वो वेस्टर्न सपोर्ट पर जिस तरीके से डिपेंडेंट है, उस तरीके से डिपेंडेंट रह नहीं सकते हैं। अरब स्प्रिंग ने स्पेसिफिकली जो ये आइडियोलॉजिकल और स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप थी, जितनी भी गल्फ कंट्रीज थी जिनके अंदर एक आइडियोलॉजिकल सिमिलैरिटी है ड्यू टू देवर बाउंड बाय द इस्लाम, तो जो ये आइडियोलॉजिकल और स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप जो कि इस्लाम के द्वारा बाइंड थी, इसके अंदर थोड़ा से ब्रिज को शेकअप कर दिया। स्पेसिफिकली एक फंडामेंटल शिफ्ट आ गया मिडल ईस्टर्न लीडर्स में, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, यमन, इन सब के जो लीडर्स थे, उन्होंने देखा कि वेस्टर्न सपोर्ट जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है। इन द अरब स्प्रिंग दे ऑल दीज लीडर्स, टोटलिटेरियन लीडर्स, दे वर एक्सपेक्टिंग, पिछले 20-25 सालों से वेस्ट इनको सपोर्ट कर रहा था, एंड सडनली वेस्ट ने इनको सपोर्ट करने की बजाय वो पॉपुलर अपराइजिंग को टैसिटली सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। सो दीज पीपल एक्चुअली रियलाइज कि जो वेस्ट का सपोर्ट है वो एब्सोल्यूट नहीं है, एंड उसके ऊपर हमेशा अनक्वेश्चनेबली रिलाई नहीं किया जा सकता। सो दैट वाज द फर्स्ट वे। अरब स्प्रिंग जो कि 2010 में स्टार्ट होता है एंड इट गोज ऑन टिल 2014, 15, 16 तक, इट एक्चुअली शेक्ड द आइडियोलॉजिकल ब्रिजेस बिटवीन ऑल दीज गल्फ कंट्रीज, जिसका बेसिक रीजन है इस्लाम। इसके साथ साथ 2013 में क्या होता है कि तालिबान का फर्स्ट पॉलिटिकल ऑफिस खुलता है दोहा, कतर में। ना दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, दोहा कतर में खुलना इंपॉर्टेंट है। क्यों? तालिबान का ऑफिस जो है ये स्पेसिफिकली इट वाज ड्यू टू द बैकडोर मीटिंग्स बिटवीन द ग्रुप एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड कतरी लीडरशिप। सो 3 लोग इन्वॉल्व है, तालिबान की लीडरशिप इन्वॉल्व है, कतर के जो लीडर्स है वो इन्वॉल्व है, यूएसए जो है वो इन्वॉल्व है। ये तीनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि तालिबान का पहला पॉलिटिकल ऑफिस खोला जाएगा कहां पे? कतर में, विच इज इन दोहा में, विच इज इन कतर, ठीक है, ताकि वो डायलॉग कर सके दूसरे गल्फ पावर्स के साथ। अब इट इज इंपॉर्टेंट कि तालिबान एक्चुअली में किसी भी गल्फ कंट्री में अपना ऑफिस खोल सकता था, बट दे स्टिल चोज दोहा। एट दैट टाइम द आइडिया वाज दैट कि प्रोबेबली कतर और दोहा इन दिस केस वुड बी द पॉलिटिकली न्यूट्रल, तो इसीलिए वहां पर ऑफिस खोलना आसान रहेगा। यूएसए भी सोचता था कि कतर वुड बी न्यूट्रल, तालिबान भी सोचता था कि कतर वुड बी न्यूट्रल, जैसे कि सऊदी अरेबिया एटलीस्ट इट वाज नोन कि वो तालिबान के सपोर्ट में है आइडियोलॉजिकली, सो हेंस इट वुड नॉट बी अ न्यूट्रल प्लेयर, तो इसीलिए दोहा को चुना गया। तालिबान के पास और ऑप्शंस थे गल्फ में, लेकिन कतर ने इसलिए सोचा क्योंकि उनको लगा कि जो दोहा की लीडरशिप है वो न्यूट्रल होगी। लेकिन इंटरेस्टिंगली इनफ पिछले 10 सालों में दोहा के कॉन्टेक्स्ट में और गल्फ कंट्रीज के कॉन्टेक्स्ट में कई सारे चेंजेस आ गए। पहले कतर वाज नॉट सच अ बिग कंट्री, तो जब पॉलिटिकल ऑफिस तालिबान के साथ खुल गया, यूएस के साथ वो एंगेज करने लगे, सो इट वाज अज्यूम्ड कि कतर इज पंचिंग अबव इट्स वेट। और उसके साथ साथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हैपेंड इज दैट कि जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, इसके जो इंटरनल फ्यूड्स थे वो बाहर आ गए। इंटरनल फ्यूड्स में क्या बाहर आ गए? यूएई और सऊदी अरेबिया, बहरीन और इजिप्ट, ये जो चारों के चारों हैं एक सिंगल ब्लॉक में, ये कंट्री एक सिंगल ब्लॉक में काम करते हैं। इन चारों के चारों कंट्रीज ने कतर के साथ अपने डिप्लोमेटिक टाइज सीवियर कर लिए और कतर के ऊपर एक इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगा दिया। दे वर ब्लेमिंग कि दोहा इज रिस्पॉन्सिबल, कतर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सम टेररिस्ट एक्टिविटीज। सऊदी अरेबिया पे कुछ टेररिस्ट अटैक हुए थे जिसको माना गया या जिसको क्लेम किया गया, एलिगेशंस लगाई गई कि दिस वाज डन बाय कतर। और क्योंकि सऊदी अरेबिया के साथ यूएई, बहरीन और इजिप्ट दे यूजुअली फंक्शंस विद द सिमिलर आइडियोलॉजी, तो उन्होंने सबको कतर के साथ सारे के सारे डिप्लोमेटिक टाइज भी तोड़ दिए और उसके साथ उनके ऊपर इकोनॉमिक ब्लॉकेड भी लगा दिया। सो दिस टेररिस्ट एक्टिविटीज जो थी ये इंटरनल गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की थी, नॉट रिलेटेड टू द अफगानिस्तान, ठीक है। सऊदी अरेबिया की जब आइडियोलॉजी की बात आती है तो वो तालिबान के टेररिज्म को नहीं देखता, वो उसको माफ भी कर देता है कभी कभी, बट कतर के उसने माफ नहीं किया। नाउ दिस क्रिएटेड अ सिचुएशन, क्यों? क्योंकि कतर को अब बेसिकली आपने कॉर्नर कर दिया सारे के सारे गल्फ काउंसिल ने। अब कतर टुक दिस ब्लॉकेड इकोनॉमिक एंड द डिप्लोमेटिक एज अ साइन ऑफ एग्रेशन बाय इट्स अरब एलाइज। लेकिन इसके साथ साथ जैसे ही ये ब्लॉक होता है तो आदमी क्या करता है? अपने रिस्क को हेज करना स्टार्ट कर देता है। तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। उसी प्रकार से कतर ने जो भी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, सऊदी अरेबिया लेड जो ब्लॉक है, इसके जो भी दुश्मन थे, अपने रिस्क को हेज करने के लिए उन सबके साथ दोस्ती करने लग गया। अब सऊदी अरेबिया के कौन दुश्मन है गल्फ के अंदर? 2। सबसे पहले ईरान और टर्की। ईरान स्पेसिफिकली यूएई के बिल्कुल अगेंस्ट, यूएई सऊदी अरेबिया के बिल्कुल अगेंस्ट है, टर्की भी बेसिकली इनके अगेंस्ट है। दोनों के दोनों, ईरान और टर्की, दे आर इन कॉन्टेस्ट विद द यूएई सऊदी ब्लॉक, वेरी स्पेसिफिकली ईरान।
इनका जो मेन बिगनिंग ऑफ द कॉन्टेस्ट है वो स्पेसिफिकली रिलीजियस बेसिस पे स्टार्ट होता है। ईरान इज द बेसिकली सीट ऑफ द शिया इस्लाम, सऊदी अरेबिया इज सीट ऑफ द सुन्नी इस्लाम, और इन दोनों के बीच में हमेशा एक गल्फ के अंदर एक पर्टिकुलर कॉन्टेस्ट लगा रहता है। तो जब दोहा या कतर को कॉर्नर करने की कोशिश की गई सऊदी अरेबिया के बाद, सऊदी अरेबिया ने, तो कतर एक्चुअली स्टार्टेड मेकिंग फ्रेंड्स विद द एनिमीज और सो कॉल्ड एनिमीज ऑफ द सऊदी अरेबिया विच वर ईरान एंड टर्की। ये बात हो गई फंडामेंटल। इसके साथ साथ जो ये और डिफरेंसेस आए थे अरब स्प्रिंग्स की वजह से, कतर के बीच में, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल्स के बीच में जो डिफरेंसेस आ रहे थे, कतर वाज गेटिंग क्लोज टू ईरान एंड टर्की, सऊदी अरेबिया, यूएई एंड यमन, ये इस समय इजराइल के भी क्लोज आ रहे थे ड्यू टू द डोनाल्ड ट्रंप। ये सारी की सारी जो बात है, सारा के सारा इन सारी चीज़ों का डायरेक्ट इंपैक्ट हुआ मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स पर जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनते हैं जनवरी 2017 में। इसका सबसे जो मेजर इंपैक्ट था, डोनाल्ड ट्रंप वाज एब्सोल्युटली क्लियर कि मुझे यूएसए को अफगानिस्तान से निकालना है, ठीक है। सो फॉर तालिबान इट एक्चुअली ब्रॉट एन एब्सोल्यूट क्लैरिटी। ट्रंप की कंप्लीट पॉलिसी थी कि हमें अफगानिस्तान वॉर से बेसिकली किसी भी प्रकार से एग्जिट करना है एट ऑल कॉस्ट। सो तालिबान को एग्जैक्टली पता चल गया कि यूएस से विल एग्जिट, दे गेट अ क्लैरिटी, ताकि वो अपनी स्ट्रैटेजी आगे डिसाइड कर सके। उसी प्रकार से ट्रंप ने फरवरी 2020 में तालिबान के साथ दोहा के अंदर एक डील साइन की थी, जिस डील का मेन प्रिंसिपल ये था कि बाय द एंड ऑफ द सितंबर ऑफ 2021 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सारे फोर्सेस तालिबान को, अफगानिस्तान को छोड़ देंगे, विच इज़ व्हाट एग्जैक्टली ऑलमोस्ट हैपेंड। इवन द बिडेन ऑल्सो कंटिन्यूड विद द सेम डील विच यूएसए साइंड विद तालिबान। दोनों के दोनों, ये जो दोहा की जो डील थी, इससे जो कतर था उसको भी एजेंसी मिली, उसको भी इंपॉर्टेंस मिली, दे गॉट द एक्शन कि वो क्या कर सकते हैं, तालिबान ऑल्सो गॉट इनटू द एक्शन। इसके बाद भी ये जो जैसे ही एप्लीकेशन, जो ये डील थी, इसको अप्लाई किया गया, यूएस ने अपने सारे के सारे मिलिट्री पोजीशंस को अबैंडन किया। अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गानी ये भी भाग गए, और उसके साथ साथ हिज पीपल एस्केप, मतलब अशरफ गानी अपने लोगों के साथ सारे के सारे यूएई भाग गया, असाइलम ले लिया वहाँ पर। तालिबान इमीडिएटली केम इन टू पावर आफ्टर 20 years दे वर डिस्पोज्ड। बट नाउ, इवन नाउ, several Gulf countries have actually specifically not recognized, कुछ करना चाहते हैं और कुछ नहीं करना चाहते हैं। Earlier it was not so. So जो ये differences है, this is specifically due to the changed geopolitics of the region. पहले ये सारे के सारे जो कंट्रीज थे ये तालिबान के सपोर्ट में थे ड्यू टू द इस्लामिक आइडियोलॉजिकल एंड द लीनिंग्स। हावेवर नाउ इनके जो इंटरनल फ्यूड हैं, कतर के जो सऊदी अरेबिया के साथ हैं, सऊदी अरेबिया के जो ईरान के साथ हैं, एंड ऑल्सो देयर रियलाइजेशन ड्यू टू द अरब स्प्रिंग, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली इन लास्ट 10 years दे हैव ऑल्सो रियलाइज कि वेस्ट कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन इन द एब्सोल्यूट टर्म्स। तभी इस समय तक, अभी तक तालिबान को सऊदी अरेबिया ने फुली रिकॉग्नाइज करने में थोड़ा सा समय लिया है। इफ यू नीड द PDF of this class, this is the Telegram channel, it shall be available. Have a nice day.